टोक्यो पैरालंपिक के शुरुआत होते ही भारतीय एथलीट्स ने अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भारत ने एक ही दिन में 2 गोल्ड मेडल सहित 5 अन्य मेडल जीते हैं, जो आज तक किसी भी पैरालंपिक में यह रिकॉर्ड नहीं बना था। और आज की तारीख में शायद 10 या ज़्यादा मेडल हो सकते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा इन पैरा एथलीटों की संघर्ष के बारे में कि किन हालातों में इन्होंने पैरालंपिक का सफर तय किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिव्यांगता व्यक्ति के शरीर में तो हो सकती है, लेकिन जो लोग इसे दिल और दिमाग में हावी नहीं होने देते हैं वे पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। आप जेवलिन थ्रो की खिलाड़ी सुमित अंतिल को ही ले लीजिए। इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक की शुरुआत में यानी सोमवार को भारत को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल दिलाया है। इन्होंने F64 कैटेगरी के साथ 68.55 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ देश को एक गोल्ड मेडल दिलाया है। आइए इनकी कहानी को विस्तार से समझते हैं। सुमित अंतिल हरियाणा के सोनीपत गांव के रहने वाले हैं और 7 जून 1998 को इनका जन्म हुआ था। जब ये 7 साल के थे तब इनके पिता राजकुमार, जो कि एयरफोर्स में तैनात थे, लेकिन उनकी बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। बचपन से ही पिता का साया उठने के बाद में इनकी माता निर्मला देवी ने हर दुख और हर गरीबी के साथ अपने 4 बच्चों का पालन पोषण किया। सुमित अंतिल अपने सभी भाई बहनों में सबसे छोटे थे और बचपन से ही इनका सपना आर्मी को ज्वाइन करना था। लेकिन 2015 की शाम की उस घटना ने इनके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दी। दरअसल हुआ यूँ कि सुमित अंतिल 2015 में 12वीं कक्षा में पढ़ते थे और 5 जनवरी की शाम को बाइक लेकर कॉमर्स का ट्यूशन करके घर वापस लौट रहे थे। तभी एक सीमेंट के कट्टों से भरी हुई ट्रैक्टर की टोली ने इनको टक्कर मारते हुए काफ़ी दूर तक घसीटते हुए ले गई। भाई साहब, वो क्या नज़ारा होता है, वो क्या दुर्दशा होती है जब एक ट्रैक्टर की टोली का टायर आदमी के पैर के ऊपर से निकलता है। उसके बाद ये कई महीनों तक अस्पताल में रहे और इनको फिर एक पैर गंवाना पड़ा। फिर इनकी माता निर्मला देवी इन्हें 2016 में पुणे लेकर गई, जहां इनको एक नकली पैर चढ़वाया गया था। सुमित की मां का कहना है कि जब सुमित के साथ दुर्घटना घटी तब वह बहुत दुखी थी, लेकिन तब सुमित ने अपनी मां से एक वादा किया था कि मां रो मत, मैं आपको जीवन की हर एक खुशी दूंगा। और आज वाकई में सुमित ने पैरालंपिक खेलों में गोल्ड मेडल लाकर अपनी मां को सबसे बड़ी खुशी दी है। एक पैर गंवाने के बाद में सुमित ना ही कभी दुखी हुए और ना ही कभी उदास हुए। रिश्तेदारों और दोस्तों ने भी इनको काफ़ी प्रेरित किया और इनका ध्यान खेलों की तरफ खींचा। उसके बाद में वे साइंस सेंटर पहुंचे और साइंस सेंटर में इनका मार्गदर्शन किया सिल्वर मेडल विजेता वीरेंद्र धनखड़ ने, जहाँ इन्होंने थोड़ी बहुत वहाँ से ट्रेनिंग ली और इसके बाद में दिल्ली पहुँचे। दिल्ली में इन्होंने द्रोणाचार्य अवार्ड विजेता नवल सिंह से जेवलिन थ्रो की ट्रेनिंग ली। सुमित अंतिल ने साल 2018 में हुए एशियन चैंपियनशिप में भाग लिया, लेकिन 5वीं रैंक ही प्राप्त कर सके। इसके बाद सुमित अंतिल ने 2019 में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिया और सिल्वर मेडल जीते। फिर सुमित अंतिल यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने उसी साल नेशनल गेम्स में भाग लेकर गोल्ड मेडल जीतकर खुद को साबित किया। उसके बाद सुमित अंतिल ने 2019 में हुए पेरिस ओपन हैंडीक्राफ्ट में सिल्वर जीता और उसके बाद दुबई में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में भी सिल्वर मेडल जीतने में सफल रहे। अब अगली कहानी लेते हैं राजस्थान की अवनी लेखरा की, जिन्होंने भी इतिहास रचने का काम किया है। अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में 10 मीटर एयर राइफल में देश को गोल्ड जीता है। फाइनल में इन्होंने 249.6 पॉइंट हासिल कर यूक्रेन की इरिना सैटनी की बराबरी की और उसके बाद गोल्ड जीतने के बाद अवनी देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई जिसने एथलेटिक्स या फिर पैरा एथलेटिक्स में देश को गोल्ड मेडल दिलाया हो। जयपुर की रहने वाली अवनी ने 9 साल पहले ही एक एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। इनके पिता गंगानगर में रेवेन्यू अपील अधिकारी हैं, लेकिन इनके पिता का मानना है कि जब अवनी का एक्सीडेंट हुआ तब अवनी पूरी तरह से टूट चुकी थी, चुप रहने लगी थी, यहाँ तक कि डिप्रेशन में चली गई थी। इतनी कमज़ोर हो गई थी कि कुछ कर भी नहीं सकती थी। इनके पिता यही सोचते रहते थे कि इसे किस खेल में इन्वॉल्व करूँ। पहले एथलेटिक्स में जाने का फैसला किया, लेकिन जान बिल्कुल बची नहीं थी। शुरुआत में इन्होंने आर्चरी में कोशिश की, लेकिन आर्चरी में प्रत्यंचा नहीं खींच पा रही थी। इसके बाद शूटिंग में फैसला किया। शूटिंग में शुरुआत में गन भी नहीं उठा पा रही थी और आज उसी गन के बदौलत टोक्यो पैरालंपिक के पोडियम पर भारत का राष्ट्रीय गान गूंजा। एक्सीडेंट के बाद इनके पिता इनका मन बहलाने के लिए शूटिंग रेंज पर लेके गए, जहां पर कुछ लड़कियां व्हील चेयर पर बैठकर शूटिंग कर रही थी। शूटिंग को देखकर इनके मन में शूटिंग के प्रति इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर उन्होंने शूटिंग करनी स्टार्ट कर दी। पैरालंपिक से पहले अवनी काफ़ी समय से मेहनत कर रही थी और जब तक धक्कर चूर नहीं हो जाती थी तब तक रुकती नहीं थी। जब कोविड-19 में शूटिंग रेंज बंद हो गया था
तब इनके पिता को घर पर डिजिटल टारगेट लाकर लगाना पड़ा। इनके पिता का कहना है कि उनकी बेटी ने गोल्ड मेडल तो जीत लिया है, लेकिन कुछ लोग इसे स्वीकारते नहीं हैं। उनका कहना है कि पैरालंपिक में तो कंपटीशन होता ही नहीं है, इसमें क्या खास बात है, बैठे बैठे ही तो निशाना लगाना है। लेकिन अगर असलियत में बात करें तो ये इतना भी आसान नहीं होता है, वो भी इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद गोल्ड मेडल लाना बड़ी गर्व की बात है। पूरे पैरालंपिक के इतिहास में भारत के लिए महिलाओं ने तीसरा मेडल जीता है। इससे पहले शॉट पुट में दीपा मलिक और इसी पैरालंपिक में भाविना पटेल ने सिल्वर मेडल जीता है। वहीं ओलंपिक में महिलाओं ने भारत को अब तक 8 मेडल दिलाए हैं। इसमें पीवी सिंधु ने 2, कर्ण मल्लेश्वरी, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, साक्षी मलिक, मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने भारत को एक एक मेडल दिला चुकी हैं। हालांकि कोई भी महिला आज तक भारत को गोल्ड मेडल नहीं दिला पाई है। अगली कहानी लेते हैं निषाद की। इनकी भी कहानी काफ़ी इंस्पिरेशनल है। 21 वर्षीय निषाद ने हाई जंप T47 में 2.06 मीटर की ऊंची कूद के साथ एसी रिकॉर्ड बनाए हैं और सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। उनसे पहले 1 नंबर पर रहे अमेरिका के रोड्रिक टाउनसेट, जिन्होंने 2.15 मीटर की ऊंची कूद के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। निषाद कुमार ने इस साल के शुरू में दुबई में हुई ख्वाजा विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रीमियर में इन्होंने पुरुषों की हाई जंपिंग में T46-47 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। निषाद कुमार ने 2009 से ही पैरा एथलेटिक्स गेम्स में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। साल 2007 में जब निषाद 7 साल के थे तब पशुओं की चारा काटने और मशीन से चारा काट रहे थे, तब अचानक इनका हाथ कब मशीन के अंदर आ गया पता ही नहीं चला और हाथ कटकर अलग हो गया। इनकी माँ इनकी बाजू को देखकर बहुत रोती थी और इनके भविष्य के प्रति चिंता करने लगी थी, लेकिन फिर भी निषाद ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी माँ की हिम्मत बंधाई और कहा कि सब कुछ अच्छा होगा, खुद पर भरोसा रखा। अगली कहानी लेते हैं सिल्वर मेडलिस्ट देवेंद्र झांझरिया की। इन्होंने पैरालंपिक में इनका ये तीसरा मेडल रहा है। इससे पहले 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इन्होंने 2004 के एथेंस और 2016 के रियो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इसके अलावा 2020 के पैरालंपिक में भी सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। इन्होंने IPC वर्ल्ड चैंपियनशिप यानी कि 2013 में गोल्ड और 2015 में सिल्वर भी जीत चुके हैं। इसके अलावा एशियन पैरा गेम्स 2014 में सिल्वर भी जीत चुके हैं। देवेंद्र झांझरिया राजस्थान के चूरू जिले के जयपुरिया खालसा गांव के रहने वाले हैं। टोक्यो पैरालंपिक के फाइनल में देवेंद्र झांझरिया ने 64.35 मीटर के जेवलिन थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं और सिल्वर मेडल को अपने नाम पर किया है। सिल्वर मेडल जीतने के बाद देवेंद्र झांझरिया काफ़ी खुश नजर आए। हालांकि इनकी खुशी के पीछे इनकी कितनी संघर्ष भरी कहानी है, आइए इस कहानी को जान लेते हैं। जब ये 8 साल के थे तब ये पेड़ पर चढ़ रहे थे और इन्हें पता नहीं था पेड़ पर एक हाइपरटेंशन वायर जा रहा था। इन्हें पता नहीं चला इनका कब हाथ उस वायर से टच हुआ और इनका बायां हाथ फिर बाद में कोहनी से काटना पड़ा था। इनकी माँ कहती है कि उस घटना के बाद से इनका बाहर निकलना मुश्किल हो गया था, क्योंकि बच्चे इन्हें जब ये बाहर निकलती थी तब बच्चे इन्हें चिढ़ाते थे और खेल के प्रति इनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था, घर पर ही बैठे रहते थे। लेकिन इनकी माँ ने एक बार इन्हें डांटा और इन्हें बाहर खेलने के लिए मजबूर किया, बाहर भेजा। फिर इसके बाद में धीरे धीरे खेल में इन्वॉल्व होना शुरू करते गए। देवेंद्र झांझरिया कहते हैं कि अगर इनकी माँ उस दिन घर से बाहर नहीं निकालती तो शायद आज पैरालंपिक में 2 गोल्ड मेडल नहीं जीतते। जब पहली बार देवेंद्र डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बने तब इनको लगा कि इन्होंने पूरी दुनिया जीत ली है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट चैंपियन में जीता हुआ गोल्ड इनके लिए किसी पैरालंपिक के गोल्ड से कम नहीं था। बस यहीं से इनके खेलों का सफर शुरू हुआ। अगली कहानी लेते हैं भाविना बहन पटेल की। इन्होंने विमेन सिंगल्स में क्लास 4 कैटेगरी में देश को सिल्वर मेडल दिलाया है। आइए इनकी कहानी को भी शुरुआत से देखते हैं। जब ये 1 साल की थी तब इनको पोलियो हो गया था और जब ये 4th क्लास में पहुंची तब इनके पिताजी ने इनका ऑपरेशन करवाया, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, क्योंकि इनके पिताजी गांव में एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, इसलिए इनका ट्रीटमेंट ठीक प्रकार से नहीं हो पाया। भाविना अपने सभी भाई बहनों में 3 भाई बहन हैं, उनमें सबसे छोटी है और 12वीं तक गांव में ही पढ़ाई की थी इन्होंने। भाविना पटेल किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। भाविना यह नहीं चाहती थी कि लोग इन्हें दया के भाव से देखें, इसलिए इन्होंने 2005 में अपने अहमदाबाद में रिलेटिव के पास आ गई और वहां पर इन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी से संस्कृत में ग्रेजुएशन करने के साथ ही ब्लाइंड पीपुल्स एसोसिएशन में कंप्यूटर क्लास को ज्वाइन किया ताकि इसे सीख कर जॉब पा सके। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भाविना को ट्रांसपोर्टेशन की आई थी, क्योंकि कंप्यूटर सीखने के लिए इन्हें 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, 2 बस से बदलनी पड़ती थी और उसके बाद में 2 ऑटो बदलना पड़ता था। इनके मन में एक बार भी यह नहीं आया कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ। सिर्फ इन्हें एक ही बात इनके मन में थी कि मुझे खुद पर निर्भर रहना है, तो शायद इसीलिए इन्हें ये परेशानियाँ
कम लगी। अब बात करते हैं भाविना टेबल टेनिस से कैसे जुड़ी। देखिए, जहाँ पर भाविना कंप्यूटर क्लास सीखने जाती थी तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ टेबल टेनिस की प्रैक्टिस कर रही थी। तो टेबल टेनिस को देखकर भाविना को लगा कि फ्री टाइम है तो चलो इसमें थोड़ा हाथ आजमा लेते हैं। फिर धीरे धीरे टेबल टेनिस के प्रति इनके मन में इंटरेस्ट डेवलप हुआ और इन्होंने टेबल टेनिस की प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी। 2007 में रोटरी क्लब की ओर से बेंगलुरु में व्हील चेयर टेबल टेनिस प्रतियोगिता में इन्होंने हिस्सा लिया और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया था। इसके बाद से इन्होंने प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी और 2011 के बैंकॉक ओपन में पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग लिया और सिल्वर मेडल जीता था। इसके बाद में भाविना ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। देखिए, इंडिया में आज के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जो क्रिकेट खिलाड़ी हैं सिर्फ और सिर्फ उनका ही सम्मान हो और उन्हें ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाए। लेकिन अगर असल ज़िंदगी में बात करें तो सबसे ज़्यादा मुश्किल हालातों में और संघर्ष से गुजरता है एक दिव्यांग व्यक्ति। लोग इनका सम्मान नहीं करते हैं, इन्हें सिर्फ और सिर्फ दया की नज़र से देखते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत है। सिर्फ सरकार के द्वारा उठाई गई कदम से इनका सम्मान नहीं किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरत है कि लोग अपनी सोच बदलें। तो दोस्तों, ये थी पैरा एथलीटों के संघर्ष की कहानी कि किन हालातों में इन्होंने पैरालंपिक का सफर तय किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में हम हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।